अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और हम लोग ने कल जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका हाफ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कल का जो चैप्टर है आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा वो। और उसका रिवीजन करने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि अगर कोई पार्ट अगर चैप्टर का नहीं समझ में आता तो आप उसको पैराग्राफ को रिवाइज़ करो तो आपको वो थोड़ा सा इजी लगेगा। तो देखो अभी ये चैप्टर का जो हाफ पार्ट है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा जो इसका जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ मतलब इसका जो लास्ट पैराग्राफ होगा, लास्ट पैराग्राफ मतलब चैप्टर का नहीं, जो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम समझाया था उसका हाफ पैराग्राफ आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लेना। फिर ये चैप्टर आप कंटिन्यू करोगे तो थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। ओके, तो हम लोग ने देखे थे एक बाप और बेटे की एक स्टोरी है ना, जो बेटा अपने डैडी के ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए म्यूज़िक सीख रहा है और वो सर के साथ कैसे कॉन्वर्जेसन करता है। सर को थोड़ा सा उसको लगता है कि इसका एटीट्यूड जो है वो बहुत प्राउडी है, लेकिन जब वो देखता है कि बहुत सिंसियर है तो राइटर का जो सोच है वो बदल जाती है उसको लेकर, है ना। तो जब लास्ट पैराग्राफ में हमने ये देखा था कि जब सर उसको कहते हैं कि तुम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, आने वाले प्रोग्राम में मतलब मैं तुमको एक इवेंट दूंगा। और राइटर को ऐसा लगा कि ये सुनकर शिरीष जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा, बट उसके चेहरे पर ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं थी। तो उसने क्या आंसर दिया था कि मेरे से ज़्यादा जो है ना मेरे डैडी को खुशी होगी। तो हमने ये चैप्टर यहाँ तक देखा था। अभी हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। देखो आगे, पिता पुत्र गेले, बाप और बेटे चले गए आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या, प्रत्येक वेळी एव्हरी टाइम, हर बार मिलने वाले शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचे, तरेवाईक उत्तर, तरेवाईक उत्तर मतलब, तरेवाईक का मतलब होता है विचित्र, यानी हम कहते हैं ना जैसा स्ट्रेंज उत्तर आंसर, हमेशा शिरीष से मिलने वाले स्ट्रेंज आंसर से आश्चर्य करीत मी बसलो। आश्चर्य मतलब मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब था उसके ऐसे स्ट्रेंज आंसर से, क्योंकि हमेशा उसने जो आंसर दिए वो हमेशा स्ट्रेंज ही होते थे, थोड़े अजीब होते थे, यूनिक होते थे। प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो, हर बार वो अपने फादर का नाम क्यों लेता है, क्योंकि हमने देखा ना जब भी राइटर्स को कुछ पूछता है तो वो यही बोलता है कि मेरे फादर को खुशी होगी, मेरे फादर को अच्छा लगेगा। व नाना अगदी रोज़ त्याच्याबरोबर का येतात, और नाना उसके साथ रोज़ क्यों आते हैं, याचे रहस्य काय, इसका क्या सीक्रेट है, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। तो राइटर के माइंड में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये ऐसे यूनिक आंसर्स क्यों देता है और रोज़ इसके साथ इसके फादर क्यों आते हैं। अब थोड़ा सा राइटर रेस्टलेसनेस फील करने लगा कि क्या है इसका सीक्रेट। याशिवाय इसके अलावा आणखीन एक शंका, आणखीन एक शंका मतलब वन मोर डाउट, एक और डाउट माझ्या मनात वरचेवर येता है। और राइटर कह रहा है कि इसके अलावा मेरे मन में एक और डाउट है, ती म्हणजे नाना जवळ असताना, जब इसके फादर उसके पास होते हैं, शिरीष मोकळ्या मनाने, मोकळ्या मनाने मतलब एकदम फ्रीली, खुले दिल से, खुले दिमाग से वॉयलिन वाजवत नसावाही। और एक और डाउट था कि जब नाना उसके पास होते हैं तो शिरीष जो है फ्रीली एकदम वॉयलिन नहीं बजाता होगा। ओके, दूसरेच दिवशी शिरीष आला नहीं। अब राइटर को जब ये दिमाग में क्वेश्चंस आए उसने सोचा कि अब आने वाले दिन में मैं क्वेश्चन करूँगा, तो उसने देखा कि दूसरे ही दिन शिरीष ने आया। त्याचा हा पहिला खाड़ा, उसकी ये फर्स्ट एब्सेंटी, खाड़ा मतलब एब्सेंटी, अभी तक 3 महीने तक वो एब्सेंट नहीं रहा, फर्स्ट टाइम वो एब्सेंट रहा। नसेल एखादे वेळेस जमले, एखादे वेळेस मतलब क्या, एक दिन या एक बार नहीं जमा होगा आने, मतलब राइटर को लगा कि चलो पॉसिबिलिटीज़ है, कभी कभी होता है कि एक दिन छुट्टी कर लिया होगा।
असे मी समाधान करून घेतले. समाधान मतलब सॅटिस्फाय, अपने आप को उसने ऐसा सोचकर सॅटिस्फाय कर लिया. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशीसुद्धा ऑन अ सेकंड डे ऑल्सो शिरीष आला नाही. दुसरे दिन भी नहीं आया. चौथा दिवस गेला, 4 दिन हो गए, 5वां गेला, 5th डे, आणि तसेच 15 दिवस गेले. एंड अराउंड 15 डेज़ चले गए. मतलब 15 दिन से उसकी क्या हो गई, एब्सेंटी. अब देखो, इतनी छुट्टी आप करोगे तो ऑब्वियस है कि टीचर्स को थोड़ा सा लगा कि क्या बात है. तो पहले तो ऐसे कम्युनिकेशन के सोर्सेज नहीं थे कि भाई मोबाइल फ़ोन ले लिए, कॉल कर लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिए. तो अब कोई कम्युनिकेशन नहीं था. अब वो प्रैक्टिकली मिलना ही मतलब कम्युनिकेट होता था. अब 15 दिन हो गए, शिरीषचा पत्ता नव्हता. शिरीष का कोई पता नहीं था. 16व्या दिवशी ऑन अ 16th डे, 16व्या मतलब 16, एक मनुष्य, एक आदमी निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. निरोप मतलब मैसेज और फ़ी के कुछ पैसे लाया. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही. उसके फादर बीमार है, इसलिए शिरीष नहीं आ पाएगा. आजारी मतलब बीमार है ना, इल. तसे तो म्हणाला, और वो बोला कि इसके फादर बीमार है, वो नहीं आएगा, और उसने फीस ला के दिया. थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो. अब थोड्याशा त्रागानं मतलब क्या, मतलब हल्का सा परेशान होकर, या थोड़ा सा हम लोग बोलते ना कि थोड़ा गुस्सा होकर, इरिटेट होकर राइटर ने पूछा, नानांशी त्याला काय करायचे आहे, उसको क्या करना है, फादर बीमार है तो. इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला है, यहाँ पे जो इवेंट है वो नज़दीक आ रहा है, त्याचे काय, उसका क्या होगा. शिरीष आला नाही. त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. मैंने उसका जो इवेंट था वो कैंसिल कर दिया. रद्द मतलब कैंसिल. राइटर देखो इरिटेट हो गया. 15 दिन से एब्सेंटी, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. 16वें दिन वो आदमी आके इन्फॉर्म कर रहा है कि उसकी फ़ादर की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आएगा. तो राइटर इरिटेट होकर बोला, फ़ादर की तबीयत ख़राब है ना, उसको क्या करना है. एक्चुअली राइटर को कैसा, इतना अच्छा वो म्यूज़िक प्ले करता था, तो राइटर चाहता था कि फ़र्स्ट इवेंट में अगर ऐसे स्टूडेंट म्यूज़िक प्ले करेंगे तो उसके इंस्टीट्यूट का नाम अच्छा होगा. अब वो इरिटेट होकर बोला कि मैंने उसका नाम कैंसिल कर दिया. त्याचे नाव पण काढायचे नाही, उसका मैं नाम भी नहीं लूँगा असे ठरवून, ऐसा डिसाइड करके मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले. मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को रेडी किया. समारंभाचा दिवस उगवला. अब वो प्रोग्राम का दिन आ गया, उगवला आ गया. आणि सकाळपासून और सुबह से शिरीषच्या आठवणीने, शिरीष को याद करके मी उगाचच बेचैन झालो होतो. और पता नहीं, उगाचच मतलब अननेसेसरी मैं बहुत बेचैन फील कर रहा था. शिरीष को पता नहीं मुझे क्यों याद आ रही थी उसकी. सकाळची इतर कामे आटोपून, इतर कामे मतलब अदर वर्क, दूसरे काम. आटोपून मतलब फिनिश करके, आटोपून मीन्स फिनिश करके, मी ज़रा स्वस्थ बसतो न बसतो, मैं जैसा आराम से बैठा ही था, तोच दारात शिरीष उभा. और मैंने देखा कि दरवाजे पर शिरीष. मी ताड़कन उभा राहिलो. ताड़कन मतलब इंस्टेंटली, फ़ौरन में खड़े हो गया. वो त्याच्या जवळ गेलो और उसके नज़दीक गया. अब राइटर ने तो सोच के रखा था कि मैं इसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन शिरीष को देख के थोड़ा सा राइटर का जो गुस्सा है वो कम हो गया अचानक से. अरे तुझा पत्ता तरी काय, अरे तू कहाँ था, आणि आज एकटाच कसा, आज तुम अकेले कैसे. एकटाच मतलब अलोन. नाना कसे नाहीत बरोबर, तेरे साथ तेरे फादर क्यों नहीं है. इकडची दुनिया तिकडे होईल ना, यहाँ की दुनिया तेरी वहाँ हो जाएगी, मतलब तेरे नाना नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई. मतलब थोड़ा सा राइटर्स को टॉन्ट कर रहा था कि तेरी दुनिया तो पूरी हिल जाएंगी अगर तेरे साथ तेरे नाना नहीं रहेंगे तो. इकडची दुनिया तिकड़ेच झाली आहे सर. और शिरीष ने आंसर दिया कि मेरी जो दुनिया है ना, वही समझो पूरी एकदम ख़त्म हो गई, कोलैप्स हो गई.
तो इकडची दुनिया तिकडे होने का मतलब क्या होता है कि यानी एक ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि सब कुछ एक होता है, देखो इकडची दुनिया तिकड़े करने, इसका मतलब क्या होता है कि हार्डवर्क करके, बहुत हार्डवर्क करके अपने काम को पूरा करना, है ना। अब यहाँ पर जो है कि इकडची दुनिया तिकडे झाली का मतलब क्या हो गया कि बहुत मतलब दुनिया हिल जाना, है ना, सब कुछ बदल जाना. यापुढे मी एकटाच दिसेन. अब आगे मैं अकेले ही आपको दिखूंगा. माझे नाना नाना माझे नाना कायमचे गेले हो सर. मेरे नाना हमेशा के लिए छोड़ के चले गए. मतलब उसने बोला कि मेरे जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई. देखो, बाप बेटे की जोड़ी थी, एक दूसरे के यही सहारे थे. बाप का एक्सीडेंट हो गया था. उनका ड्रीम था कि मेरे बेटे को मैं म्यूज़िक सीखते हुए देखूं. इवेंट में वो देखते अपने बेटे को तो बहुत खुश होते, लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई. शिरीष बहुत रोने लग गया. बऱ्याच सांत्वनानंतर, सांत्वना करणे यानी दिलासा देणे, यानी होता है ना कि हम किसी को समझाते हैं, है ना. तो बहुत समझाने के बाद, बहुत दिलासा देने के बाद त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना, आज अपने इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है ना, मी खिन्नपणे हो म्हणालो. खिन्नपणे मतलब निराश होकर, है ना, टू फील सैड, डिसअपॉइंटेड होकर राइटर ने हाँ बोला, डिसहार्टेड होकर. मग मला कार्यक्रम द्या ना. फिर आप मुझे इवेंट देने वाले थे ना, प्लीज़ दो ना आप. नाही म्हणू नका सर, प्लीज़ आप मना मत करो. एवढीच इच्छा पुरवा, सिर्फ मेरी आप ये विश कंप्लीट करो. प्लीज़, मेरी एक विश है, प्लीज़ आप इसे फुलफिल करो. तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. देखो, अब इमोशंस अलग, प्रैक्टिकल चीज़ अलग. अभी तक तो वो एक इमोशनली अटैचमेंट था उसका, वो अपने फादर की डेथ से रो रहा था, राइटर उसको समझा रहा था. लेकिन जब उसने बोला ना आज मुझे प्रोग्राम दो, तो राइटर कहता है कि अब वो इमोशंस बाजू में, अब मेरे अंदर का शिक्षक जाग गया. मी सौम्य आवाज़ात म्हणालो, मैंने एकदम उसको समझाते हुए, एकदम लाइट, है ना, लाइटली बोला, एकदम आराम से बोला, ताकि उसको मतलब बुरा भी नहीं लगे, है ना. तो राइटर ने उसको क्या बोला कि माझा आज नाइलाज आहे, मतलब मैं बहुत हेल्पलेस हूँ आज मैं नहीं कर सकता कुछ. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावर, आज के मेरे इस पहले प्रोग्राम पर आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. इब्रत अवलंबून आहे, इब्रत मतलब प्रेस्टीज, है ना, इज़्ज़त. आज इसी प्रोग्राम पे तो अपनी इंस्टीट्यूट की आज एक प्रेस्टीज डिपेंड है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता. मी शिरीष, एक मिनट, एक लाइन मिस हो गई थी शायद, आजा नाइलाज आहे चे पहले. सॉरी, मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ. शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो, है ना, ये लाइन मिस हो गई थी. शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो. भावना मतलब फीलिंग्स, तुम्हारे में इमोशंस पहचानता हूँ, जानता हूँ, फील करता हूँ. पण आज माझा नाइलाज आहे, लेकिन आज मैं हेल्पलेस हूँ. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावर आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. आज अपने ये पहले प्रोग्राम पर अपने इंस्टीट्यूट की जो आबरू है, जो इज्जत है, वो इस पे डिपेंड है. त्यातून तुझी 2 महीने गैरहजेरी लागलेली, ऊपर से तुम 2 महीने एब्सेंट थे. गैरहजेरी मतलब एब्सेंट. तू सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा दूँ. अब तू ही बता कि मैं तुझे कैसे प्रोग्राम दूँ. देखो, राइटर का बोलना सही था. 2 महीने से स्टूडेंट एब्सेंट है, कोई प्रैक्टिस नहीं. पहला इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, वो पहले अगर ऐसे स्टूडेंट को अगर इवेंट दे देगा और अगर उसने गड़बड़ कर लिया, तो पूरे इंस्टीट्यूट का पहला प्रोग्राम कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. और लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि इनके इंस्टीट्यूट के बच्चों को कुछ नहीं आता, हम यहाँ पे एडमिशन क्यों कराएं. ओके. अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, लेकिन जो शिरीष था वो अगतिक होऊन, अब देखो, शिरीष के मन में तो था कि मैं ये इवेंट करूं,
तो अगदित होने का मतलब क्या होता है? लाचार होने, है ना, टू फील हेल्पलेस। अब वो हेल्पलेस होकर बोला, सर माझी एवढी विनंती मान्य करा प्लीज़, आप मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मान्य करा मतलब टू एक्सेप्ट। मला आज वाजू दे, मुझे प्लीज़ आप आज म्यूज़िक प्ले करने दो। नंतर जन्मात हाथ लावणार नहीं वायलिनला, इसके बाद मैं फिर कभी अपने ज़िंदगी में वायलिन को छूँगा भी नहीं। तू पुढे जन्मभर वाजव, लेकिन राइटर क्या बोले, तू ज़िंदगी भर वायलिन बजा पण आज वाजू नको, लेकिन पहले आज मत बजा। तुझी मनस्थिति आज बरोबर नहीं, तुम्हारी जो आज कंडिशन है वो सही नहीं है। मला परवानगी दिलीत, अगर आपने मुझे परमिशन दी तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधरेल। अगर आपने मुझे परमिशन दी तो मेरी जो मनस्थिति है, मेरी जो ये कंडीशन है, वो अपने आप सही हो जाएगी। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सर मना कर रहे हैं, यही चल रहा था। शेवटी त्याचे दुखित मन, फिर फाइनली उसका जो सॅड मन है, पुन्हा आणखी कशाला दुखवा, क्यों और मैं उसे सॅड करूँ, असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। फाइनली राइटर ने सोचा जो होगा देख लेंगे, उसने मतलब उसने परमिशन दे दी। मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असे मी ठरवले और मैंने डिसाइड केलं की सबसे पहले मैं इसी का इवेंट रखूँगा। त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजू लागला। अब उसके बाद उस शिरीष ने म्यूज़िक प्ले करना शुरू किया, जो हमने चैप्टर के शुरुआत में देखे थे, याद है ना? शिरीष म्यूज़िक प्ले कर रहा था, फिर राइटर अचानक कहीं खो गया था, तो ये उसने ये सब सोचा। फिर हम वापस से उस पार्ट पे आते हैं शुरुआत में, जो लोगों के सामने शिरीष एक छोटा बच्चा म्यूज़िक प्ले कर रहा था, जो शुरुआत में हमने पढ़ा। अब वो कनेक्ट होता है चैप्टर यहाँ पर, ओके। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता। शिरीष कार्यक्रमात मुरलेला वादक का मतलब क्या होता है? मुरलेल्या एखाद्या वादक मतलब, मुरलेला वादक मतलब जैसा हम कहते हैं ना एक्सपर्ट म्यूजिशियन, कलेत पारंगत, यानी एक ऐसा इंसान जो स्किल्स में एकदम एक्सपर्ट है, उस काम में एक्सपर्ट है, उसको कहते हैं मुरलेला। अब मुरलेला वादक यानी एक्सपर्ट म्यूजिशियन, वादक मतलब म्यूजिशियन, तो वो किसी एक्सपर्ट म्यूजिशियन की तरह म्यूज़िक बजा रहा था। इतके शिकला करी कुठे, इतना कहाँ सीखा वो, याचाच मी विचार करत होतो। राइटर सोच रहा था कि इतना कहाँ से सीखा, मेरे पास तो आ नहीं रहा था। आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला, सबसे मेन क्वेश्चन मेरे सामने ये था कि नवीनच शिकायला आलेला मुलगा, एक नया बच्चा इतके उत्कृष्ट वाजवतो, इतना बेस्ट कैसे बजाता है? तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील, तो पुराने जो बच्चे हैं, जो एक्सपर्ट है, वो कितना अच्छा म्यूज़िक बजाते होंगे। टाळ्यांचा कड़कड़ाने और तालियों की गूंज से, कड़कड़ाहट मतलब तालियों की जो गूंज होती है, मी भानावर में होश में आया, जो मैं अभी तक सोच रहा था पास्ट को। शिरीष आत आला, शिरीष प्रोग्राम ख़त्म करके अंदर आया, वो त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले, उसने मेरे पैरों पर अपना सिर रखा, मतलब उसने राइटर से ब्लेसिंग ली, है ना, पैर छुए उसने राइटर के। पायावर डोके ठेवने का मतलब क्या? नतमस्तक होने, मतलब टू बो डाउन टू समवंस फीट, किसी के कदमों को छूना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, इसको कहते हैं पायावर डोके ठेवने। ये नहीं कि पैर पर उसने अपना सिर काट कर रख दिया। तो पायावर डोके ठेवले मतलब टू बो डाउन, है ना, किसी के पैरों पर झुकना, उनसे ब्लेसिंग लेना। मी त्याला उठवत विचारले, मैंने उसे उठाते हुए कहा, शिरीष हा काय प्रकार आहे, क्या है ये सब? तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होता? तू मेरे पास नहीं आके कहाँ सीख रहा था? डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, अपने आँखों के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, सर काय ही भलती शंका, क्या आप डाउट कर रहे हो मेरे पर? मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो, सविस्तर मतलब डिटेल में बताता हूँ। ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली, जिस दिन मैंने आपके पास फीस और चिट्ठी भेजी, त्याच रात्रि नाना वारले मतलब डेथ होना। उसी रात को, है ना, उसी रात को नाना की डेथ हो गई। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? चैप्टर ध्यान दो अच्छे से। हाँ, आई होप मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ।
मला धक्काच बसला. मैं बहुत शॉक में था. ज्यांच्यासाठी शिकत होतो, जिनके लिए मैं सीख रहा था, तेच गेल्यावर कशाला आता शिका, मैं क्यों सीखूँ अब. मी वॉयलिनला हात लावायचा नाही असं ठरवलं. मैंने सोच लिया था कि जिनके लिए मैं म्यूज़िक सीख रहा था अभी वही नहीं, तो मैं वॉयलिन को मैं छुआ भी नहीं. मैंने ऐसे रख दिया. ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब मैं आज के बाद वॉयलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल, तुम्हाला कदाचित मतलब मे बी आपको पता होगा किंवा नसेल ही या नहीं भी. माझे नाना एकेकाळी मतलब किसी ज़माने में उत्कृष्ट गवई होते. उत्कृष्ट मतलब बेस्ट है ना, बेस्ट. गवई मतलब गायक, सिंगर. मेरे फादर एक बहुत ही बेस्ट लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के एक सिंगर थे. पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला और लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया. व त्या अपघातात और उसी एक्सीडेंट में ते ठार बहिरे झाले. और वो पूरी तरह से बहिरे मतलब वो मतलब ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे. तो जैसा कि राइटर के दिमाग में जो क्वेश्चन था बार बार कि जो राइटर क्वेश्चन इसके फादर को करता था, लेकिन इसका आंसर जो था वो शिरीष देता था. अब राइटर को समझ में आने लग गया. राइटर थोड़ा रॉन्ग था उस वक्त, क्योंकि राइटर को पता भी नहीं था ना कि इसके फादर डेफ है ना, गूंगे बहरे हैं, डम्ब और डेफ. इतर गैरसोयीपेक्षा, दूसरे गैरसोयीपेक्षा मतलब दूसरे चीज़ों से है ना, संगीत सेवा अंतरली, और संगीत सेवा से ये दूर हो गए. अंतरली मतलब दूर. ऊपर वाली लाइन देखो, त्यांना काहीही ऐकू येत नसे. अब वो कुछ सुन नहीं सकते थे. ओठांच्या हालचालींवरून, अपने ओठांच्या यानी लिप्स, हालचाली मतलब मूवमेंट, त्यांना काही शब्द समझत. कुछ वर्ड्स वो समझ लेते थे अगर हम सामने से एकदम स्लो बात करें, सिर्फ लिप्स को हिलाकर. बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली और संगीत सेवा से वो दूर हो गए. याचाच नानांना धक्का बसला और इस बात से वो बहुत शॉक थे. यानी उनको दूसरी चीज़ों का गम नहीं था कि मैं दूसरे बात नहीं कर सकता या बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा शॉकिंग उनके लिए क्या था कि वो संगीत सेवा से दूर हो गए, क्योंकि एक बहुत अच्छे सिंगर थे वो. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकवण्यासाठी उद्युक्त केले और उन्होंने मुझे कुछ वाद्य मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शिकण्यासाठी उद्युक्त केले और मुझे उन्होंने सीखने के लिए है ना, उद्युक्त करने यानी एनकरेज करना. उन्होंने मुझे एनकरेज करा क्योंकि वो डेफ़ हो गए थे है ना. अब वो डेफ़ है, बहिरे हो गए, सुन नहीं सकते. तो उन्होंने मुझे क्या करा कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखो. म्हणूनच उद्युक्त केले. कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी, चलो हम दोनों में से कोई ना कोई या कोई भी संगीतशास्त्रासाठी, म्युझिक के लिए सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यात, धडपड करत स्ट्रगल करना, हार्डवर्क करना देखते हुए त्यांना अमाप सौख्य मिळत असे. अमाप सौख्य मतलब हैप्पीनेस, बहुत हैप्पीनेस. और इस चीज़ से वो बहुत हैप्पी फील करते थे कि कोई ना कोई तो है जो म्यूज़िक सीख रहा है. म्हणूनच ते रोज़ माझ्याबरोबर येते करके वो मेरे साथ आते थे, ये देखने के लिए कि मैं कितना हार्डवर्क करता हूँ, आप कितना हार्डवर्क करते हो मुझे सिखाने. उन्हें अच्छा लगता था. पण त्यांना एको काहीच येत नव्हते, लेकिन वो कुछ नहीं सुन सकते थे. त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा. और इस वजह से मुझे वारंवार मतलब बार बार खेद व्हायचा. खेद वाटणे मतलब रिग्रेट फील करना है ना. राइटर को बहुत रिग्रेट फील होता था, बुरा लगता था कि सोचता था राइटर कि मी वाजवण्यात कितीही प्रगती, मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने में कितनी भी प्रोग्रेस व कौशल्य दाखवले और मैंने कितनी भी अपनी स्किल्स बताई, तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाही. लेकिन मेरे फादर तो कुछ सुन ही नहीं सकते ना. तो इतना हार्डवर्क करके मैं म्यूज़िक प्ले कर रहा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. या विचाराने
मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता और इस वजह से मैं अपने फादर के सामने फ्रीली फील नहीं करता था। बिकॉज सिंपल चीज़ है ना, क्योंकि राइटर को मालूम था कितनी भी मैं हार्डवर्क कर लूँ लेकिन मेरे म्यूज़िक को मेरे फादर नहीं सुन सकते। तो धीरे धीरे जो राइटर के सामने वो चीज़ें आने लगी कि क्या रीज़न है, क्यों शिरीष आंसर देता था बार बार। ज्या दिवशी नाना गेले, जिस दिन फादर की डेथ हुई त्याच दिवशी मी ठरवले और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि संगीत बंद, की म्युझिक अभी बंद। पण दुसऱ्या क्षणी सेकंड मोमेंट पर मनात विचार आला की मन में एक बात आई की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, तब वो मेरे इस म्यूज़िक को नहीं सुन सकते थे। पण आता माझ्याच शेजारी बसून लेकिन अब मेरे ही पास बैठकर नक्की ऐकत आहे, अब वो ज़रूर मेरे म्यूज़िक को सुन रहे हैं। या विचारासरशी और इसी सोच को रखकर लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता, लोकांच्या निंदेकडे, निंदा मतलब क्रिटिसाइज़ करना, जैसा कि लोग अब उसको निंदा करते थे, लोग उसको मतलब बुरा बोलते थे कि फादर की डेथ हुई और ये म्यूज़िक मतलब प्ले कर रहा है। ओके, तो इन लोगों की तरफ ध्यान न देते हुए मी त्याच दिवसापासून वॉयलिन वाजायला सुरुवात केली और मैंने उसी दिन से वॉयलिन बजाना मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो और आज सुबह से मैं बाहर नहीं निकला था। मतलब आज सुबह तक, जब से फादर की डेथ हुई तब से मैं अपने घर में था, म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहा था, है ना। आज सुबह तक मैं बाहर नहीं आया था। 24 तास एकच उद्योग, 24 घंटे एक ही प्रैक्टिस, एक ही काम, एकच ध्यास, एक ही एम था मेरा। मी सराव करू लागलो, मैं प्रैक्टिस करने लगा। म्हणजे मला भास व्हायचा, मैं फील करता था, भास होणे, फील करना कि पुढच्या ताना व सूर, आगे के जो म्यूज़िक के जो तान है, जो सुर है, मला नाना सांगत आहेत, मुझे अपने फादर सिखा रहे हैं। तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला है और तबलाचा ठेका, ठेका कहते हैं ताल को, रिदम को, जैसे कि वो तबला बजा रहे हो, है ना। वह तंबोराच्या तारांवरून, तंबोरा मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था कि उसके तार पर त्यांचीच बोटे फिरत आहे, मतलब वो तंबोरा बजा रहे। आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला, आज जब इवेंट स्टार्ट हुआ, एवढे लोग पाहून मी गडबडून गेलो। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था कि वो एकदम डर गया था। पण डोळे मिटून घेताच मैंने अपनी आंखें बंद की, नानांची मूर्ति डोळ्यांसमोर आली और मैंने अपने आँखों के सामने अपने फादर को देखा, है ना। जब उसने अपनी आंखें बंद की थी, कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे, बेटा तुम म्यूज़िक बजाओ, मैं सुन रहा हूँ। इसलिए वो चैप्टर का नाम दिया ना, बेटा मैं एक, है ना। तो ये इसलिए कि जैसा उसको ऐसा फील हुआ कि मतलब उसके फादर ही उसको कह रहे हैं कि बेटा तुम म्यूज़िक प्ले करो, मी ऐकतो आहे। तो चैप्टर का नाम भी है बेटा मी ऐकतो आहे। मला जोर चढ़ला और मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज हुआ। माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते, अब मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं थी, ऐसा मैं फील कर रहा था। थिएटर नव्हते, कोई थिएटर नहीं, कोणी नव्हते, फक्त माझे नाना। सिर्फ ऐसा फील कर रहा था कि सामने मेरे फादर है, मी आणि सूर, मैं और मेरे सूर। शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो और शिरीष चुप बैठ गया बोलकर, लेकिन राइटर जो था वो स्पीचलेस हो गया। तो सब चीज़ें राइटर के सामने आ गई, जो नेगेटिविटी थी वो चेंज हो गई। तो शिरीष ने पूरी स्टोरी बताया कि फ़ादर को मैंने फ़ील किया और उनको ही सोचकर मैंने अपने म्यूज़िक को कंप्लीट किया। ओके, तो इस तरह से चैप्टर में हम लोग देखे कि कैसे एक बेटे ने अपने फादर के ड्रीम को कंप्लीट किया। आई होप चैप्टर समझ में आया स्टूडेंट। तो इसके जो स्वाध्याय है, तो इसके स्वाध्याय मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेक्सचुअल नोटबुक में प्रैक्टिस करो, है ना। और अभी आपको वर्कबुक वगैरह भी मिलेगी, तो उसमें फिर पेंसिल से प्रैक्टिस स्टार्ट करना। तो जिसका पहला जो क्वेश्चन है, योग्य पर्याय यानी राइट ऑप्शन को चुनना है। लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता, राइटर को शिरीष को प्रोग्राम नहीं देना था। कारण सिंपल है ना, क्योंकि उसको मालूम था कि ये नया स्टूडेंट है, तो उसको डर था कि विद्यालय का नाम खराब हो जाएगा। आप ढूंढेंगे इसमें से ऑप्शन, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ढूंढो, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का बसला। राइटर बहुत ज़्यादा शॉक था, ओके, क्योंकि वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक मतलब प्ले कर रहा था। आकृति पूर्ण करा में शिरीष की स्वभाव वैशिष्ट्य। स्वभाव वैशिष्ट्य वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको डाइजेस्ट से उसको याद करना होगा, क्योंकि चैप्टर को समझकर उसकी क्वालिटीज़ हमको लिखना होता है ना। तो ये आप
इसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी लिखकर फिर इसको आपको डायरेक्ट याद करना होगा। जोड़िया जुड़वा में आपको एक तरफ अगट में धीट हज़र सुंदर स्तुति लिखना है, और उसके सामने भितरा गैर हज़र का राइट, जैसा कि धीट, धीट का ऑपोजिट क्या हो गया, डेरिंग, भितरा है ना डरपोक, हज़र प्रेजेंट, गैर हज़र उसके सामने आएगा एब्सेंट, सुंदर ब्यूटीफुल, कुरूप खराब जैसा, निंदा तारीफ कर, निंदा मतलब क्रिटिसाइज़ करना, स्तुति मतलब तारीफ करना, है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली परिणाम बाबतच्या घटना, परिणाम इफेक्ट मतलब इफेक्ट दिया है, और घटना, घटना मतलब कौन सा इंसिडेंट था। वडिलांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान होते, उसके फादर बहुत सेटिस्फाई थे, कब, घटना कौन सी थी याद है ना, चैप्टर में से ढूंढ के लिखना है कि जब उसके जो मतलब राइटर ने जब बहुत अच्छे से म्यूज़िक प्ले की थी, है ना। शिरीषला वारंवार खेद वाटायचा, शिरीष को बार बार किसी चीज़ का बुरा लगता था, तो क्यों, क्योंकि उसके फादर उसकी म्यूज़िक नहीं सुन सकते थे। तो यही तक आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। ओके, एक बार उसको अच्छे से, फिर नहीं समझा तो देख कर रिपीट कर लेना। तब तक अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ओके, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।